गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि दुनिया की कोई भी ताकत कश्मीर को भारत से अलग नहीं कर सकती। राज्यसभा में कश्मीर पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि अब पाकिस्तान से कश्मीर पर नहीं बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर बात होगी। दुनिया की कोई ताकत हमसे जम्मू कश्मीर को नहीं ले सकती। बातचीत का जहां तक सवाल है कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। अरे बात होगी तो कश्मीर पर बात नहीं होगी डिप्टी चेयरमैन सर, पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी, कश्मीर पर बात नहीं होगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश विरोधी नारेबाजी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कम से कम देश की धरती पर खड़े होकर देश के विरुद्ध नारेबाजी नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं कश्मीर के लोगों से भी विनम्रता पूर्वक अपील करना चाहता हूं, ऐसा जो करने वाले हों ऐसी हरकत करने से उन्हें रोकें। भारत की धरती पर यह नहीं चलेगा। कश्मीर पर 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होगी। विपक्ष कई दिन से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रहा था। कश्मीर मुद्दे पर आज राज्यसभा में करीब 7 घंटे तक बहस हुई। कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद ने बहस की शुरुआत करते हुए मोदी सरकार को घेरा। आपका काम आग लगाना ही रहा, आपका काम और कुछ नहीं रहा, और ये भी आखिरी आग लगा के जा रहे हैं आप। जब से आपके कदम पड़े आग लग गई वहाँ। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने कश्मीर की समस्या के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। जिस तरह का जहर वहाँ के लोगों के मन में, दिल और दिमाग में इंजेक्ट किया जा रहा है, इसके मूल स्रोत है, वहाँ जब तक नहीं स्ट्राइक करेंगे तब तक कश्मीर में कुछ भी आप नहीं कर सकते। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अलगाववादियों को निशाने पर लिया। अगर ये जिहाद इतना महान है, इतना पावन है, इतना पवित्र है कि यहाँ से उठकर के सीधा जन्नत तक जाने का मौका है, तो अपने बच्चों को पहले क्यों नहीं जन्नत में जाने का मौका दिया जाता? अपने बच्चों को बंबई, बंगलौर, विदेश में रखा जाए और गरीब के बच्चे को उकसाया जाए कि तुम जन्नत की राह देखो। पाकिस्तानी आतंकी बहादुर अली ने खुलासा किया है कि कश्मीर की हिंसा के पीछे लश्कर का हाथ है। एनआईए से पूछताछ के दौरान बहादुर ने कहा कि आतंकी बुरहान वानी की मौत का फायदा उठाकर उसे कश्मीर में हिंसा फैलाने के लिए कहा गया था। बुरहान वानी उनका नाम सी ते वो मारिया गया ते उनकी वजह तो कश्मीर के जिहड़े हालात ने वो खराब हो गए ने ते जिहड़े साडे पहले आए जो साथी ने उन्होंने भी यानी कि तेरे नाल ही काम दस्सिया ते तैनूं भी हुण काम दस्सण लगे आ ते जिहड़े तेरे कोल 2 हत्थ ग्रनेड ने ये लैके ते जलसे जुलूसां दे विच शामिल हो। बहादुर अली को लश्कर-ए-तैयबा ने पाकिस्तानी सेना की मदद से कश्मीर भेजा था। कश्मीर में आने से पहले लश्कर के कैंप में उसे 3 तरह की ट्रेनिंग मिली थी, जहां वो हाफिज सईद से भी मिला था। बहादुर अली का रिक्रूटमेंट जमातुल दावा में जो हाफिज सईद के क्लोज एड्स वगैरह थे, रोज काम करने वाले लोग थे, उन्होंने किया था। बहादुर अली 25 जुलाई को कश्मीर के नौगाम से गिरफ्तार हुआ था। तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु प्लांट की पहली यूनिट का आज उद्घाटन किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को से और तमिलनाडु की सीएम जयललिता ने चेन्नई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसे देश को समर्पित किया। पीएम ने कुडनकुलम प्रोजेक्ट को भारत रूस के रिश्तों में ऐतिहासिक क्षण बताया। इन डेडिकेटिंग Kudankulam 1, we mark another historic step in India-Russia relations. कुडनकुलम परमाणु संयंत्र की पहली यूनिट से 1000 मेगावाट बिजली मिलेगी। ऐसी 5 और यूनिट बनाई जाएंगी। प्रोजेक्ट पर समझौता 1988 में हुआ था, लेकिन काम की शुरुआत 1997 में हुई थी। प्लांट से मिलने वाली बिजली का बड़ा हिस्सा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी को मिलता है। कोयला घोटाले की धीमी जांच पर स्पेशल कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई है। मामला अमरकोंडा मुर्गा दंगल कोयला खदान के आवंटन से जुड़ा है, जिसमें पूर्व कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल और उनकी कंपनी जेएसपीएल आरोपी हैं। विशेष अदालत ने सीबीआई को 1 हफ्ते के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अमरकोंडा मुर्गा दंगल केस में जेएसपीएल के चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे सुरेश सिंघल को वादा माफ गवाह बनाने की मंजूरी दे दी है। अदालत में सिंघल का बयान भी दर्ज हुआ। आरोपों के मुताबिक 2008
में नियमों के खिलाफ नवीन जिंदल की कंपनी को झारखंड में अमरकोंडा मुर्गा दंगल खदान का आवंटन किया गया। इस मामले में नवीन जिंदल समेत 10 लोगों और 5 कंपनियों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दायर की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को अपना खर्च कम करने की सलाह दी है। पीएम ने 15 सांसदों की एक टीम से मुलाकात के दौरान ये कहा। सांसद अपना वेतन और सांसद निधि बढ़ाने की मांग को लेकर पीएम से मिलने गए थे। सांसदों के ज्ञापन पर अलग अलग पार्टियों के करीब 250 सांसदों के दस्तखत हैं। सांसद अपना वेतन दोगुना चाहते हैं, जबकि सांसद निधि को बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए करने की मांग की है। जितना सैलरी मिल रहा है, अगर वो पर्याप्त नहीं हो रहा है तो सांसद का ये मांगना कोई थोड़े गुनाह है। कोई सांसद जो है सो कोई घर बेच द्वार बेच करके थोड़े दिल्ली में रहने के लिए आए हैं। एमपीलैड के पैसे बढ़ेंगे तो वो क्षेत्र में उसके काम भी बढ़ेंगे। मैं यह न कहूँ कि मैं इसके विरोधी हूँ या पक्ष का हूँ, लेकिन सरकार इस पर निश्चित रूप से जज करेगी जब सरकार के पास खजाने में पैसे होंगे। फिलहाल सांसदों को हर साल अपने संसदीय क्षेत्र में विकास के कामों के लिए 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। 15 अगस्त के मौके पर राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले की आशंका है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकी सेना के ट्रक या पुलिस की गाड़ी का इस्तेमाल करके हमले को अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा आतंकी सड़कों और पार्किंग में खड़ी लावारिस गाड़ियों में विस्फोटक भी रख सकते हैं। दिल्ली को दूसरे राज्यों से जोड़ने वाली सभी सीमाओं पर पुलिस को सतर्क रहने को कहा गया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकी चेकिंग के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़कर भी दिल्ली में दाखिल हो सकते हैं। गृह मंत्रालय ने भी 15 अगस्त पर सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की है। 12 से 15 अगस्त तक दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में हेलीकॉप्टर, ड्रोन और पैराग्लाइडिंग पर रोक लगा दी गई है। इस्लाम के विवादित उपदेशक जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर पाबंदी लग सकती है। मुंबई पुलिस की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय IRF पर बैन लगाने की तैयारी में है। कल पुलिस ने महाराष्ट्र सरकार को जाकिर के भाषणों की जांच की 72 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी थी। पुलिस के मुताबिक पहली नजर में ऐसा लगता है कि जाकिर आतंकवाद को सही ठहराता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जाकिर के भाषण सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और कट्टरता फैलाने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने जाकिर नाइक के खिलाफ कार्रवाई को मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताया है। मुसलमानों को, इस्लाम को जिस तरह से दुनिया में आज बदनाम करने की कोशिश हो रही है, दबाने की कोशिश हो रही है, इसी तरह से ये भी उसी का एक हिस्सा है। किडनी रैकेट के खुलासे के बाद मुंबई के मशहूर हीरानंदानी अस्पताल पर कार्रवाई की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने अस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। वो हॉस्पिटल को जो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करने का जो लाइसेंस दिया गया था वो लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। कमेटी में अभी ऐसे लोग रहना चाहिए कि जो ये बोगस सर्टिफिकेट इमीडिएटली ढूंढ सके। किडनी रैकेट चलाने के आरोप में पुलिस ने मंगलवार को हीरानंदानी अस्पताल के 5 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया था। इसमें अस्पताल के CEO और मेडिकल डायरेक्टर भी शामिल हैं। 5 आरोपियों को 13 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। करीब 1 महीने पहले हीरानंदानी अस्पताल में किडनी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था। 13 साल की तंजीम मिरानी 15 अगस्त को श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराएंगी। अहमदाबाद की रहने वाली तंजीम का कहना है कि अगर उन्हें तिरंगा नहीं फहराने दिया गया तो वो लाल चौक पर ही अनशन पर बैठ जाएंगी। श्रीनगर हमारा है और वहाँ पर पाकिस्तान और IS के झंडे लहराते क्यों है? वो हमारा इंडिया का पार्ट है, तो वहाँ पे जाने की हमें परमिशन नहीं होती, हमारे पास राइट है उधर जाने का। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तंजीम मिरानी से मुलाकात कर सकते हैं। उसके बाद वो श्रीनगर जाएंगी। आपको बता दें कि 26 जनवरी 1992 को नरेंद्र मोदी ने भी मुरली मनोहर जोशी के साथ मिलकर लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। सेल्फी की वजह से लगातार हो रहे हादसों पर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्यों को टूरिस्ट स्पॉट पर सेल्फी को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि जोखिम वाले सेल्फी स्पॉट्स की पहचान की जाए, वहां चेतावनी का बोर्ड लगाया जाए, साथ ही ऐसी जगहों पर पर्यटक मित्र भी तैनात किए जाए। हम सब लोग मिलकर युवा पीढ़ी को आगाह करें, उन्हें समझाएं कि अपने किसी तरह से भी अपने जीवन को खतरे में न डालें। एक आंकड़े के मुताबिक 2015 में सेल्फी लेते समय सबसे ज्यादा लोगों की मौत भारत में हुई थी।